स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट का आज लेक्चर नंबर है 18। लेक्चर नंबर 18 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमने किया भारतीय संविधान। तो आज लेक्चर नंबर 18 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं, कि वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कौन कौन सी समस्याएं हमें क्या है देखने में नजर आ रही हैं। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको इसका परिचय देती हूँ कि आज हमारे भारत को स्वतंत्र हुए कितने ही वर्ष हो गए हैं और स्वतंत्रता के बाद हमारे देश भारत ने क्या है अनेक क्षेत्रों के अंदर प्रगति की और अनेक समस्याओं का समाधान किया। लेकिन अनेक क्षेत्रों के अंदर प्रगति और समस्याओं का समाधान करने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो क्या है दिन दिन बढ़ती जा रही हैं। वो समस्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई। इन समस्याओं के पीछे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कौन सा है? जनसंख्या विस्फोट, जिसे हम जनसंख्या के अंदर तीव्रता से ही वृद्धि नहीं हो रही बल्कि क्या है जनसंख्या विस्फोट भी हो रहा है। अगर हम बात करें स्टूडेंट की ये उपरोक्त तीन मुद्दे ये केवल समस्या ही हमारे लिए काफी नहीं है और बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे देश के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो स्टूडेंट मैं पहले आपको बताती हूँ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके इर्द गिर्द क्या है बहुत सारी क्रियाएं घूमती हैं। स्टूडेंट मैं बताती हूँ इसके अंदर जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो स्टूडेंट मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या है, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी जो क्रियाएं हैं घूमती हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं जैसे क्या हो गए बैंकिंग हो गए, उद्योग हो गए और बहुत सारी संस्थाएं आती हैं जो क्या है पूर्ण कुछ तो पूर्ण निजी रूप में आती हैं। निजी रूप में कौन कौन सी होती हैं? जैसे कृषि आ गई पूर्ण निजी रूप से और ऐसे कुछ उद्योग होते हैं स्टूडेंट। तो हम बात करें कि कुछ ऐसे भी साझे के व्यवसाय हैं जिसका जो संयुक्त रूप से निजी हिस्सेदारों और सरकार के ही हाथ में आती हैं। अगर हम बात करें हमारे भारत देश की, हमारा भारत देश क्या है बहुत धनी है। धनी होने के बावजूद भी हमारे भारतीयों के अंदर क्या है गरीबी देखने को मिलती है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी उपलब्ध साधन हैं जिनका क्या है अच्छे तरीके से उपयोग नहीं हो रहा। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था फिर भी क्या है हमारा गरीबी का ही सामना कर रही है। बहुत सारी हमारी अर्थव्यवस्था की हमारे देश के अंदर कमियां आ रही हैं। तो अगर हमने अपनी आर्थिक व्यवस्था को ऊपर तक लेके जाना है या इसको बढ़ाना है तो हमारे भारतीयों के अंदर इसके क्या है बहुत मेहनत और परिश्रम जिसे आप बोल सकते हो उसकी आवश्यकता है। अब हमारे देश के अंदर बहुत कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को उसका सामना करना पड़ रहा है। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताई है गरीबी है, बेरोजगारी है, जो क्या है कीमती है। लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था जो पीछे जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं तो इसका किसका हाथ है स्टूडेंट? जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और जनसंख्या विस्फोट इतना तीव्र गति से बढ़ रहा है कि वो हमें चुनका देने वाला है। तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उसे स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर पहले मैं आपको बताऊंगी निम्न प्रति व्यक्ति आय। समस्याओं का डिस्कशन कर रहे हैं हम स्टूडेंट। समस्याएं निम्न प्रति व्यक्ति आय। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो भारत है, भारत जो भारत के प्रति व्यक्ति आय कम से कम आय वाले देशों में से एक है। भारत के अंदर प्रति व्यक्ति
आय हम 2,000 रुपये है, जबकि अमेरिका ऐसा देश है जिसके अंदर प्रति व्यक्ति आय क्या है, एक वर्ष के अंदर आप मान के चलिए कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष है। इसलिए यह क्या है, इस प्रकार अमेरिका 1/50 से 1/60 है। जो हमने बात की कि निम्न प्रति व्यक्ति आय, जो निम्न प्रति व्यक्ति आय है, कम से कम आय वाले देशों में से भारत एक है, जिसके अंदर भारत में लगभग 2,000 रुपये है। और हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के अंदर क्या है, 1 लाख आप लगाइए कि प्रति वर्ष है, और इसलिए इस प्रकार अमेरिका 1/50 से 1/60 है। क्या है, 1/50 से 1/60 है। हम जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हमें कौन सी समस्या देखने को नजर आ रही है, अगली है स्टूडेंट, जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि। अगली बात आती है स्टूडेंट, जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि। अब हम जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि की बात करें स्टूडेंट, जो क्या है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर एक मुख्य समस्या है, जो क्या है भारत के अंदर दिन प्रतिदिन दुगनी हो रही है या इतनी बढ़ रही है कि हमें चौंका देने वाली है। तो इसमें प्रति दशक 24% वृद्धि होती है, जो क्या है हमें चौंका देने वाली है। अगर हम पिछले सालों की गणना करें तो पिछले सालों की गणना करने से पता लगाया गया है स्टूडेंट कि वर्ष और जनसंख्या के, जैसे मैं आपको बताती हूँ, वर्ष और जनसंख्या की बात करें स्टूडेंट, तो 1941 और 51 का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 1941 और 1951। 1941 के अंदर स्टूडेंट जो जनसंख्या पाएगी वो 31.9 करोड़, 31.9 करोड़, और जो 1951 के अंदर पाएगी 36.1 करोड़। तो ये क्या है, जनसंख्या के अंदर इतनी वृद्धि हो रही है, जो क्या है हमें चौंका देने वाली है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों का अनुमान लगाएं, अगर हम खालिश वृद्धि की बात करें तो 1941 और 1951 के अंदर क्या है 4.2 करोड़, और 1951 के अंदर 7.8 करोड़ थी। तो ये भी क्या है स्टूडेंट, हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि है वो हमें चौंका देने वाली है, और इसके अंदर तीव्रता से वृद्धि हो रही है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट, औद्योगिकरणों की कमी। उद्योगीकरणों की कमी। तो स्टूडेंट हम बात करें, जो उद्योगीकरणों की कमी है वो भी बड़े पैमाने पर हमारे भारत के अंदर क्या है, इसका अभाव पाया जाता है। तो जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर क्या है, विकास नहीं हो रहा, क्योंकि उद्योग होंगे तो ही जो गरीब हैं, चाहे पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, उनको सर्विस मिलेगी। तो जो अर्थव्यवस्था, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इसका आगे बढ़ना ना इसका पीछे होना, ये भी क्या है हमारे देश के अंदर मुख्य कमी हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि हमारे देश के अंदर और कौन कौन से ऐसी समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। तो अगला पॉइंट स्टूडेंट मैं डिस्कशन करती हूँ आपके साथ, गरीबी। अब हम गरीबी की बात करें स्टूडेंट कि भारत के लिए गरीबी भी एक क्या है, बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या है इसके दूर करने के लिए बहुत भरपूर प्रयास किए गए हैं। गरीबी एक ऐसी स्थिति या दशा है जो क्या है व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र, मकान जैसे क्या है आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्या है अत्यंत कठिनाई महसूस कर रहा है, क्योंकि गरीबी के ही कारण जो लोग अपना जीवनोपार्जन अच्छी तरह से नहीं कमा रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या है गरीबी के अंदर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। हम बच्चों के ऊपर लगाएं, जो उनके पढ़ने लिखने की उम्र होती है, वो पढ़ने लिखने की उम्र के अंदर क्या है जो चाय की दुकानें होती हैं, ढाबे होते हैं, उन पर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये अगर गरीबी के कारण या जो हमारी गरीबी है, लोग इस एज के अंदर आकर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उस सारा कारण मेन क्या है, गरीबी है। गरीबी के कारण बच्चे
को पढ़ा नहीं पाते, अच्छा उन्हें रोजी रोटी क्या है, भोजन मकान आदि फैसिलिटीज नहीं दे पाते, तो इससे क्या है बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जो उनके पढ़ने की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र के अंदर वो क्या है, कई सड़कों पर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। दुकानदारों जो चाय की दुकान है, चाय की दुकानें लगा लो आप, चाहे कोई और दुकानें लगा लो, कोई भी शॉप पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो इस जो गरीबी है, गरीबी को दूर करने के लिए सरकार को क्या है, भरपूर प्रयास करने चाहिए। तो सरकार को गरीबी जांचने के लिए मेन दो मुख्य बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी चाहिए, तो हम बात करते हैं कि जो पहला कदम है, पहला कदम इस प्रकार का प्रयास किया जाए जिसमें ऐसे लोगों की पहचान हो सके जो गरीब हैं और गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। दूसरा कदम क्या होना चाहिए, दूसरा कदम होना चाहिए स्टूडेंट की कुल संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हो। जो जनसंख्या के बारे में पता लगाया गया है कि ये गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो जो उनको साधन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं क्या उन तक प्रॉपर पहुंच रहे हैं। तो गरीबी है, गरीबी भी हमारे देश के अंदर क्या है, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर एक मुख्य समस्या हमारे देश के अंदर सामने हमें देखने को नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं कि इन गरीबी को दूर करने के उपाय कौन कौन से होने चाहिए। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं गरीबी को दूर करने के उपाय। तो गरीबी को दूर करने के उपाय कौन कौन से होने चाहिए स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि कृषि का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण। फर्स्ट पॉइंट आता है कृषि का विकास। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इस पर जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण ये क्या है, सारे स्टूडेंट गरीबी को दूर करने के उपाय हैं। और बताती हूँ कि जो भूमि है, भूमिहीन जो लोग हैं उनके लिए क्या है, वितरण और भूमि सुधार। फोर्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर उद्योगों का विकास। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ उद्योगों का विकास। ये क्या है, ये भी हमारी जो गरीबी है हमारे देश के अंदर, जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर एक मेन कारण है। उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। फिर आता है ग्रामीण विकास कार्यक्रम होने चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है जो लघु और कुटीर उद्योग है उनका विकास होना चाहिए। फिर आय के असमान वितरण की कमी। फिर आती है आधारभूत क्रियाओं जैसे यातायात आदि का विकास होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमारे गरीबी को हम दूर कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट स्टूडेंट मैं आपके साथ क्लियर करती हूँ बेरोजगारी, जो क्या है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर एक मुख्य कारण है जिसका हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को सामना करना पड़ रहा है। तो बेरोजगारी अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट अब हम बात करें स्टूडेंट की बेरोजगारी। बेरोजगारी हम किसे बोलेंगे, आप मान के चलिए स्टूडेंट कि किसी कोई भी व्यक्ति है अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है वो रोजी रोटी कमाना चाहता है, या रोजी रोटी कमाने के जब लायक हो जाता है तो उसे अपनी मेहनत का प्रॉपर मूल्य नहीं मिल पाता। जब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आप ये मान के चलिए कि वो जीवनोपार्जन के लिए करते हैं। जब किसी व्यक्ति को लाभप्रद काम या नौकरी नहीं मिलती तो उसे क्या है हम बेरोजगारी बोलेंगे। तो स्टूडेंट क्या है, लोग इतने पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ लिखने के बावजूद भी उन्हें जो अपने लाइफ के अंदर वो काम करके एक अच्छा वेतन कमाना चाहते हैं तो वो वेतन उन्हें नहीं मिल पाता। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप मान के चलिए कि जितना कोई भी आदमी से काम लिया जाता है या काम ले रहा है कोई भी इंसान, तो उसे क्या है प्रॉपर अपनी जो मेहनत का मूल्य नहीं मिलता, या उसे प्रॉपर जो काम करना चाहता है उसे वो काम नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें क्या है बेरोजगारी के अंदर ही आती हैं। यदि किसी वर्ग के लोग क्या है काम करने के योग्य तो होते हैं पर करना भी चाहते हैं और उन्हें क्या है उन्हें काम नहीं मिलता, तो इस अवस्था या स्थिति को वो क्या है बेरोजगारी बोलते हैं। तो स्टूडेंट जब कोई वर्ग के लोग काम करना चाहते हैं और उन्हें प्रॉपर काम नहीं मिलता
तो इसे भी हम किसके अंदर बोलेंगे, बेरोजगारी के अंदर ही बोलेंगे। जब उन्हें काम पर लग जाते हैं बट उन्हें उनकी मेहनत का इतना अच्छा मूल्य नहीं मिलता, तो ये भी क्या है, उन्हें गरीबी के अंदर और बेरोजगारी के अंदर ही लेकर आती हैं। अगला हम पॉइंट क्लियर करते हैं स्टूडेंट की बेरोजगारी की और कौन कौन सी बेरोजगारी है और कौन कौन सी हमारे देश के अंदर हमें जो बेरोजगारी देखने को मिलती है, हम पॉइंट क्लियर करते हैं। विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी, विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी, विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी में फर्स्ट मैं बेरोजगारी आपको बता रही हूँ, अप्रत्यक्ष बेरोजगारी। अप्रत्यक्ष बेरोजगारी स्टूडेंट जो क्या है, यहाँ पर 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है या 4 व्यक्तियों की जरूरत होती है, वहां पे हमें क्या है 7 व्यक्ति देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या है अप्रत्यक्ष बेरोजगारी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम खेतों के अंदर देखते हैं, धान के खेतों के अंदर कि धान के अंदर जो खरपतवार होती है उसे निकालने के लिए 4 या 5 लोगों की जरूरत होती है। तो वहां पर हमें क्या है 8 आदमी एक खेत के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट, इसे अल्प बेरोजगारी भी बोल सकते हैं और इसे अप्रत्यक्ष बेरोजगारी भी बोल सकते हैं, जो क्या है हमारे देश के अंदर हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी के अंदर स्टूडेंट मान के चलिए कि मौसमी बेरोजगारी कौन सी है जो हमें हमारे भारत के अंदर, जब हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो कुछ लोगों को केवल वर्ष में कुछ महीनों के अंदर ही क्या है काम मिलता है, जिसे हम बाकी महीने वो क्या है बेरोजगार रहते हैं। यह क्या है, यह इसलिए होता है क्योंकि उनका काम मौसम पर ही निर्भर होता है। हम 12 वर्ष के अंदर मान के चले स्टूडेंट की 8 महीने ही काम उन्हें मिल पाता है, तो 4-5 महीने वो क्या है फ्री रहते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या है मौसमी बेरोजगारी बोलेंगे, जो मौसम पर आधारित होती है, जो मौसम के हिसाब से कोई भी फसलें उगाई जाती हैं, चाहे कोई भी सब्जी एरिया है, चाहे कोई भी फल वाला एरिया है, तो कुछ महीनों के अंदर ही वो काम कर पाते हैं, तो बाकी महीने वो क्या है बेरोजगारी रहते हैं। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। अगला जो बेरोजगारी है स्टूडेंट वो आती है ढांचागत बेरोजगारी। ढांचागत बेरोजगारी, ढांचागत बेरोजगारी कौन सी होती है स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ कि ढांचागत बेरोजगारी की इसका संबंध प्रत्येक देश की आर्थिक ढांचे से होता है। यदि किसी देश की आर्थिक व्यवस्था में सभी मजदूरों को नौकरी देने के लिए पूंजी या साधन उपलब्ध नहीं होते, तो उसे क्या है हम ढांचागत बेरोजगारी बोलते हैं। ऐसा कहाँ होता है, ऐसे विकसनशील देशों के अंदर हमें देखने को मिला है जहां पर क्या है आर्थिक और पूंजी के साधन उपलब्ध नहीं होते, वहां पे कोई भी देश मजदूरों को, आदमियों को क्या है सर्विस के साधन नहीं दे सकता, उन्हें बेरोजगार, वहां के देश के जो लोग हैं वहां हमें क्या है बेरोजगारी के अंदर बोलते हैं। तो इसे क्या है ढांचागत बेरोजगारी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट की ये बेरोजगारी के क्या कारण है, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे भी हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ कि भूमि तथा पूंजी के अप्राप्त उपलब्धि। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर निजी उत्पादकता। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कृषि सुधार और आधुनिक जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक का काम प्रयोग, जनसंख्या विस्फोट जो क्या है हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर तीव्रता से बढ़ रही है और हमें भी चौंका देने वाली है। फिर आता है उद्योगों की धीमी विकास,
फिर आता है स्टूडेंट दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है और प्राप्त आर्थिक विकास का ना होना। तो ये है स्टूडेंट हमारे बेरोजगारी के कारण। अब बेरोजगारी को दूर करने के क्या उपाय होने चाहिए? बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, इसे भी स्टूडेंट मैं पॉइंट टू पॉइंट ही आपके साथ डिस्कशन करूंगी। तो दूर करने के जो उपाय हैं वो कौन कौन से होने चाहिए स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ पॉइंट टू ही पॉइंट कि स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, और आप मान के चलिए जो जवाहर रोजगार योजना है उसे लागू किया जाना चाहिए। फिर आता है स्टूडेंट की पशुपालन तथा कृषि का विस्तार। आगे आता है स्टूडेंट की रोजगार गारंटी जो स्कीम है, शहरी लोगों के लिए स्वयं रोजगार योजना। फिर आता है शिक्षित बेरोजगार को स्वयं क्या है रोजगार होना, और नेहरू रोजगार योजना, रोजगार बीमा योजना। फिर आता है प्रधानमंत्री योजना। ये क्या है, हमें जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये स्कीम हमें अपनानी चाहिए और लागू करनी चाहिए अगर हमें अपने देश के अंदर बेरोजगारी को दूर करना है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगला पॉइंट इसके अंदर मैं आपको क्लियर करूंगी कि महंगाई, कीमत वृद्धि और मुद्रास्फीति। महंगाई, कीमत वृद्धि एवं मुद्रास्फीति। स्टूडेंट हम इस पॉइंट को स्टूडेंट क्लियर करते हैं। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हमें क्या है, एक हमारे लिए मुख्य चुनौती बनी हुई है। इस चुनौती का हम सामना कर रहे हैं, जिससे हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है आगे बढ़ने की बजाय, तीव्र गति से विकास करने की बजाय क्या है, धीमी गति से चल रही है। तो स्टूडेंट महंगाई, कीमत वृद्धि एवं मुद्रास्फीति हम बात करते हैं। हमारे देश के अंदर दो समस्याएं हमें देखने को मिली, जैसे बेरोजगारी और गरीबी। उसके साथ साथ हमें एक अन्य और समस्या भी देखने को मिली, जो क्या है, महंगाई, कीमतों के अंदर ज्यादा से वृद्धि होना। तो बेरोजगारी भी इसका कारण है। कीमतों में निरंतर बढ़ने से देश में महंगाई होती है और इन कीमतों को बढ़ने को ही क्या है, हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। स्टूडेंट हम बात करें कि जो कीमत वृद्धि है वो साधारण वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके बस की बात नहीं है। अगर कीमतों के अंदर वृद्धि हो पाती है तो वो अपनी जो मेहनत है उसका प्रॉपर तरीके से क्या है आयजा वेतन नहीं ले पाते। अगर वो वेतन ले भी पाते हैं तो वो क्या है उचित जरूरतें नहीं पूरी कर पाते, जो अपने घर वालों को उन्हें उचित फैसिलिटीज के लिए चाहिए, जो अपने बच्चों के लिए चाहिए। तो जो महंगाई और कीमत वृद्धि, मुद्रास्फीति भी ये चीजें हैं, ये भी हमारे देश के अंदर बहुत तेजी गति से बढ़ रही हैं और अपनी आय से पहले अपेक्षा कम वस्तुएं वो खरीद पाते हैं। उनका जीवन लेवल है वो गिरने लगता है। स्टूडेंट जो गरीब व्यक्ति हैं इसलिए उनकी कठिनाइयां क्या है, बढ़ रही हैं। इसलिए यह कहना सही होगा कि मूल्य वृद्धि भी गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाली है। जो मूल्य कीमतें बढ़ जाने से क्या है, जो गरीब लोग हैं उनका लेवल निम्न हो जाता है और उनका जो महंगाई है वो हर चीज आसानी से नहीं खरीद पाते। तो इसलिए हम बोल सकते हैं मूल्य वृद्धि के कारण जो गरीबी और बेरोजगारी है उसके अंदर क्या ये चीज बढ़ावा देती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं मूल्य वृद्धि के कारण। जो मूल्य वृद्धि है उसके कारण क्या है स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर करती हूँ। जो अर्थव्यवस्था का विकास होता है वो क्या है, मांगे और पूर्ति में अर्थव्यवस्था का जो विकास बना रहता है वो क्या है, अगर मांगे और पूर्ति के अंदर संतुलन बना रहता है तो स्टूडेंट क्या होता है, कीमतें स्थिर रहती हैं। अगर मांगे और पूर्ति के अंदर ही असंतुलन बिगड़ जाता है तो जो कीमतें हैं वो भी उच्च लेवल तक पहुंच जाती हैं। इस प्रकार कीमत वृद्धि है उसके निम्न कारण है। वो कौन कौन से कारण है स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था,
जनसंख्या में वृद्धि। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है घाटे की वित्त व्यवस्था। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आप मान के चलिए कि और कौन कौन से आते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जनसंख्या में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, उत्पादन में अपेक्षाकृत कम वृद्धि, सरकारी व्यय में बहुत अधिक वृद्धि। क्या है? सरकारी व्यय में बहुत अधिक वृद्धि, ये भी क्या है? जो कीमत वृद्धि है, जो मूल्य वृद्धि है, आप मान के चलिए इसके मुख्य कारक हैं। मुख्य कारण है स्टूडेंट करों में वृद्धि, आप मान के चलो, और आप मान के चलो स्टूडेंट इसके अंदर है वेतन वृद्धि, सरकार द्वारा स्टील, कोयला आदि की प्रबंधित कीमतों में वृद्धि। आप एक पॉइंट और मैं लिखती हूँ स्टूडेंट, वेतन वृद्धि भी है। वेतन वृद्धि भी क्या है? इसका जो मूल्य वृद्धि के कारण है। स्टूडेंट अब मैं बात करती हूँ कि कीमत वृद्धि को रोकने के उपाय कौन कौन से होने चाहिए। कीमत वृद्धि को रोकने के उपाय, इसे स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर करेंगे कि कौन कौन से उपाय हैं जो होने चाहिए कीमत वृद्धि को रोकने के लिए। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ कि गैर विकासात्मक सरकारी व्यय में वृद्धि को कम किया जाना। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट जनसंख्या वृद्धि पर निरंतर किया जाए। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट की मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि और वृद्धि दर में कमी। फिर आता है आवश्यक वस्तुओं पर लगाए गए जाने वाले करों की कमी। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की प्रतिबंधित कीमतों में कमी है, जो घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी, और सार्वजनिक क्या है वितरण प्रणाली को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। तो ये है, अगर हमने कीमत वृद्धि को रोकना है, कीमत वृद्धि को रोकने के लिए हमें क्या है ये प्रयास करने चाहिए। अगला स्टूडेंट मैं आपको निष्कर्ष के रूप में सारांश बताती हूँ। निष्कर्ष क्या है, हम अपने टॉपिक से ही रिगार्डिंग जो हमारा टॉपिक होता है उससे रिगार्डिंग क्या है हम एंड के अंदर कंक्लूजन निकालते हैं स्टूडेंट कि सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त तीन मुद्दे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इन चुनौती का सामना करने के लिए, इनका समाधान करने के लिए हमें अत्यंत हमारे लिए आवश्यक है कि हम इनको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास उठाएं। इसलिए भारत के समक्ष सबसे बड़ी जो चुनौती है वो जनसंख्या मुद्दा है। अगर हमने अपने देश के अंदर जनसंख्या मुद्दे को खत्म करना है तो इससे क्या है लोगों के प्रति हमें जागरूकता पैदा करनी होगी। तो ये स्टूडेंट हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के मेन कारण है जो हमें मेन देखने को मिल रही हैं, जिसके अंदर मैंने बताया गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और क्या है कीमतें जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिल रही है, जो होनी चाहिए वो तीव्र गति से बढ़ नहीं रही स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमने अपने जो पेडागोजी एनालाइज के अंदर 4 टॉपिक थे, 4 टॉपिक क्या है हमने क्लियर किए। अगले लेक्चर नंबर 19 के अंदर स्टूडेंट हम करेंगे कि जो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या का पेडागोजी एनालाइज करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी कि पेडागोजी एनालाइज कैसे करते हैं।